welcome to my YouTube study channel Siddharth Gupta Foundation Classes. Today we'll discuss about the comparison of fascism and Nazism. Now we'll discuss about the comparison of fascism and Nazism. This is the last topic of this chapter. You can see that this is not only the comparison but also the similarities of fascism and Nazism. मतलब फैसिस्ट पार्टी जो फॉर्म हुई थी इटली के अंदर, जिसका लीडर था बेनिटो मुसोलिनी, और नाजी पार्टी जिसे नाजिज्म के नाम से जानते हैं, जिसका सिंबल था स्वास्तिक का साइन, और ये फॉर्म हुई थी जर्मनी में, जिसका लीडर था एडोल्फ हिटलर. ये दोनों ही पार्टीज फॉर्म हुई इटली और जर्मनी में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, और दोनों का ही सेम एजेंडा था, सेम एम था, सेम मोटिव था कि इनकी जो प्रेस्टीज लॉस्ट हुई थी, जो गरिमा इनकी लॉस्ट हुई थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, उसको वापस पाने के लिए जो है फैसिस्ट पार्टी और नाजी पार्टी क्रिएट की गई थी. तो इनकी क्या आइडियोलॉजीज़ थी, इनके काम करने के जो तरीके थे वो कैसे, उनमें क्या कंपैरिजन था, क्या उनमें सिमिलैरिटीज़ थी, इस टॉपिक में उसको डिस्कस करेंगे. तो कुछ सिमिलैरिटीज़ थी. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. अगर फैसिस्ट और नाजिज्म में आई बता चुका हूँ ऑलरेडी. अगर फैसिस्ट और नाजिज्म आपको समझ में आ गया होगा तो सिमिलैरिटीज़ हम अपने आप ही कंपैरिजन हम अपने आप ही निकाल सकते हैं. जैसे कि हिटलर और मुसोलिनी दोनों ही डेमोक्रेसी के अगेंस्ट थे और एक इन्होंने डिक्टेटरशिप फॉर्म की थी. इसलिए हम फैसिज्म एंड राइज ऑफ फैसिज्म एंड नाजिज्म, इस चैप्टर को हम राइज ऑफ डिक्टेटरशिप के नाम से भी जानते हैं. राइज ऑफ डिक्टेटरशिप इन इटली एंड जर्मनी. और दोनों ही पार्टीज़ जो हैं वो अपोजिशन को टॉलरेट नहीं करती थी. एक ही एजेंडा पर काम करती थी, ये वन पार्टी वन लीडर, और कोई अपोजिशन पार्टी क्रिएट करना अलाउड नहीं था. उसके बाद ये दोनों ही जो हैं अपने रूल्स बनाते थे, और इनके रूल्स जो होते थे वो अबव ऑल होते थे. मतलब केवल हिटलर और मुसोलिनी ही इज़ द सुप्रीम कमांडर, और ये एक बहुत एग्रेसिव नेशनलिज्म पॉलिसी पे बिलीव करते थे, और दोनों ही कम्युनिस्ट के अगेंस्ट थे, कम्युनिज्म के अगेंस्ट थे, और दोनों ही इम्पीरियलिस्टिक के फेवर में थे. दोनों ही जो है वो तानाशाही के फेवर में रहते थे, कैपिटलिस्ट के, जहाँ पर बिजनेसमैन, प्राइवेट बिजनेसेस होते हैं, उनके फेवर में थे, क्योंकि उन्हीं बिजनेसमैन ने इन दोनों को सपोर्ट किया था अलग अलग अपनी अपनी कंट्रीज़ में. उसके बाद मैंने बताया था कि जो हिटलर है वो एंटी ज्यूज़ होता है, क्योंकि वो ज्यूज़ को ये मानता है कि उन्हीं की वजह से जर्मनी जो है वो हारी है, ज्यूज़ की वजह से ही. और ज्यूज़ को वो बहुत स्ट्रांगली अपोज करता था, और ज्यूज़ को वो इम्प्रिजन किया करता था, मर्डर तक किया करता था. गवर्नमेंट ऑफिसेस को जो है उनसे छीन लिया जाता था. गवर्नमेंट जॉब से ज्यूज़ को निकाल दिया जाता था, यहाँ तक कि स्कूल से निकाल दिया जाता था. और जर्मनी की जो सिटीजनशिप थी उसको भी जो है हिटलर ने जो है वो बैंड किया हुआ था. उनसे नागरिकता, जर्मनी की नागरिकता ज्यू से छीन ली जाती थी.
लेकिन बाद में धीरे धीरे, क्योंकि मुसोलिनी और हिटलर एक तरीके से फ्रेंड्स कंट्रीज़ थी, दोनों सेम आइडियोलॉजी पे वर्क करते थे, तो बाद में मुसोलिनी ने भी जो है वो एंटी जी पॉलिसी को अपनाया, जैसे कि हिटलर ने अपनाया जर्मनी के अंदर। तो ये हमारे कुछ आइडियोलॉजीज़ हैं जिनके ऊपर ये वर्क करते थे, और ये सिमिलैरिटीज़ भी हैं इन कंपैरिजन को। एग्ज़ाम में क्वेश्चन सिमिलैरिटीज़ के फॉर्म में भी आ सकता है कि व्हाट वर द सिमिलैरिटीज़ ऑफ फैसिस्ट पार्टी इन इटली एंड द नाजी पार्टी इन जर्मनी। तो राइट डाउन द पॉइंट्स नाउ। फर्स्ट पॉइंट, हिटलर एंड मुसोलिनी both were against democracy. Second point, they crushed opposition and believed in one party, one man rule. Third, fascism and Nazism both believed in aggressive nationalism and imperialistic policies. Nazis were anti-Jews, but I've already told you that later Mussolini also Mussolini also adopted an anti-Jew policy, and I've already told you that they both were against communism. Communism, I've already told you what is communism. Communism is a type of government which is practiced in Russia, and in this no business is private. Each and everything is under the control of central government, of that state government, and only the government will decide how much salary have to pay to which occupation. The disadvantages in communism is that the people don't do so much out of hard work, because they don't get the benefit of their hard labor, as their each and everything is under the control of the government. But in imperialistic government, in the capitalist, the person who
यूज टू डू मच लेबर, मच हार्ड वर्क, गेट मच मोर प्रॉफिट। मीन्स जो जितनी मेहनत करेगा उसे उतना ही पैसा मिलेगा। डॉक्टर्स की उस हिसाब से वैल्यू होगी, सबकी अलग अलग वैल्यूज़ होंगी, उनकी मेहनत के हिसाब से, उनकी काबिलियत के हिसाब से। बट कम्युनिज्म में ऐसा नहीं होता है। तो दिस इज़ द टेबल ऑफ फैसिज्म एंड नाजिज्म, and it is also called the similarities of fascism and Nazism. Now your homework is that you have to go through this chapter and learn these topics as short as well as long questions covered from this only. So here the chapter is over. Your second chapter of contemporary world rise of fascism and Nazism is over. Now there are some questions which can be covered in regarding this topic, and this are the very small questions like that. Under whose leadership was the fascist party formed in Italy? तो आई ऑलरेडी टोल्ड यू किसकी लीडरशिप में फैसिस्ट पार्टी फॉर्म हुई थी इटली में? तो आंसर इज द बेनेटो मुसोलिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर हुज लीडरशिप डिड द नाजी पार्टी कम इनटू पावर इन जर्मनी? तो यू ऑलरेडी नो द आंसर, it was under it was under Hitler. Next question, name the book which helped spread Nazism in Germany. नाजिज्म को स्प्रेड करने में कौन सी बुक ने हेल्प की थी? तो मैंने बताया था कि जब हिटलर जेल में था 6 इयर्स की आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, तो हिटलर उस समय पर एक कॉप था मिलिट्री, और जब वो जेल में कैद हुआ था तो उस दौरान उसने अपनी एक बुक लिखी थी। बुक का नाम था मीन कैम्प। बुक नेम वॉज, आई एम राइटिंग हियर, मीन कैम्प। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मीन कैम्प? मीन कैम्प मीन्स माई स्ट्रगल। तो दिस बुक helped Hitler to spread his views around Germany and also helped to become the dictator of Germany also by forming a party named Nazi. Now the next question arises, why did the Nazi party become very popular in Germany? क्यों नाजी पार्टी पॉपुलर हो गई थी? तो मैंने बताया था, नाजी पार्टी become popular in Germany because a Weimar Republic government means democratic जो government थी was not so much strong, was a weak government. वो एक weak government थी, और वो जो government थी वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो प्रॉब्लम्स आई थी जर्मनी में, इकोनॉमिक क्राइसिस जैसी, अनएम्प्लॉयमेंट जैसी, प्राइसेस हाई हो रहे थे, तो इन सब प्रॉब्लम से स्ट्राइक लॉकआउट्स हो रहे थे, इन फैक्ट्रीज़ पे बार बार स्ट्राइक्स हो रही थी, तो वो उन सारी कंडीशंस को वो सॉल्व आउट नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से जर्मनी के लोगों ने एक डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट को चुनना पसंद किया, जो कि हिटलर ने बनाई अपनी स्पीचेस से, और जर्मनी के लोगों को सपना दिखाया कि वो जो खोई हुई प्रेस्टीज है वो वापस ला कर देगा। और वो कैसे लाएगा? वो केवल ला सकता है दूसरी कंट्रीज़ को हरा करके, डिफीट करके, उन पर कब्जा करके। और ट्रीटीज ऑफ वर्सलीज में जितनी भी शर्तें रखी गई थी उन शर्तों को ब्रेक करके। तो these are the reasons why Nazi party was popular in Germany. Now next question arises, why were the Nazis upset with the Jews? नाजी पार्टी के लोग ज्यूस से अपसेट क्यों थे? तो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि जर्मनी का ऐसा मानना था, जर्मन्स का ऐसा मानना था कि वही जो हैं
इकोनॉमिक हार्डशिप के लिए रिस्पॉन्सिबल थे, और उन्होंने जो है ज्यूज़ ने जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में धोखा दिया, बिट्रे किया, और उनकी वजह से जर्मनी जो है, ज्यूज़ की वजह से ही जर्मनी जो है वो हार गया। और हिटलर का ये भी मानना था कि आर्यंस जो हैं वो सबसे ज़्यादा सुपीरियर रेस हैं पूरे वर्ल्ड में। जर्मन्स के लोग अपने आप को आर्यंस कहते थे, और जर्मन्स ही जो हैं वो प्योर आर्यंस हैं। तो these were the reasons why the Nazis upset with the Jews. Now next question comes in short is, mention any two similarities between Italian fascism and German Nazism. So I have already marked you, I have already explained you, I have already discussed with you that कि fascism and Nazism both believed in one party, one man rule, both were against democracy, both were against communism. So these are the similarities of fascism and Nazism. Now these are some questions, short questions which can be covered up in this topic, and long questions which are covered in these topics only. So the main headings are I have already dictated you. Now in the next video we will start our next chapter, the Second World War, and it is an interesting chapter, and with the point of view regarding the boards also. Second World War, all the chapters of the contemporary world are very much important as we concerned, as we talk about the board's point of view. These are the important chapters. That's why I have not starting with the first chapter of the history book. I was starting from the section B, which is a contemporary world, because the questions are mostly come from contemporary world, and it is compulsory to come the questions from contemporary world. So my point of view is that to teach less and gain more marks. 20 marks questions are from only the contemporary world, which will come in examinations, board examinations in 2025. Now your homework is copy down all the notes and learn these chapters, because they are very much important for the board's preparation, not only for first term examination but for the board's examination. That's why I picked these chapters in the beginning. And subscribe my channel to get your latest videos, and if the subscriber is more, maybe in future I will take live classes which comes under the eligibility criteria of YouTube channel.